कि आपकी बस में आपके ड्राइवर साइड राइट में ड्राइविंग है, सेम इंडिया की तरह ड्राइविंग, और लेफ्ट में काफ़ी सवारी बैठ गए हैं, पैसेंजर खड़े हो गए, आपको लेफ्ट वाला शीशा नहीं दिख रहा, डोर नहीं खुल रहा, आप क्या करोगे? तो मैंने उनको बिल्कुल रिक्वेस्ट से बोला कि मैडम देखो, अभी मैं यूएई हूँ, मैं इंडिया का बता सकता हूँ, यूएई का बता सकता हूँ, माल्टा की ना मैंने बस देखी है ना ड्राइविंग करी, तो मैंने वहाँ का क्या बता सकता हूँ, कैसे कि क्या सिस्टम है। तो वो मेरे आंसर से मुतमिन हो गई, मतलब खुश हो गई कि सही आंसर दिया है, क्योंकि इसको नहीं पता है। मैंने बोला मुझे पता ही नहीं है वहाँ का और इंडिया का। और सच बात भी ये थी, जब मैं वहाँ गया तो उनका बिल्कुल उलट था, ना तो वहाँ पे कंडक्टर था और ना ही हमारी तरह सीटियाँ होती थी बस में, ऊपर चढ़ो, बिल्कुल नीचे कार की तरह फ्लोर था। और उनका प्रेशर वाला दरवाज़ा था, जैसे अभी मैंने इंडिया में भी देखा है कुछ शहरों में, आगे वाला दरवाज़ा था, एक सेंटर में एक आगे, तो वो प्रेशर से खुलता था, अगर उसके आगे कोई आदमी आएंगे तो वो दरवाज़ा नहीं खुल पाएगा। तो इस तरह करके मैं जी पास हो गया इंटरव्यू में। अब तब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, सीधी बात है। तो उसने बोला इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, मैंने बोला मैं कर लूँगा। चलो मैंने कपड़े वगैरह भी अच्छे पहन के, टाई वाई लगा के, वाइट शर्ट ऐसे, तो फिर उसने मेरी पूरी एक वीडियो कॉल ली दोबारा से, दूर से मोबाइल रख के, मेरी बॉडी की, ठीक है, 2-3 मिनट की उसने कॉल कोऑर्डिनेट करी, मेरी पूरी बॉडी चेक करी कि कितनी हाइट है, कितना वेट है, कहीं लुंगला लंगड़ा तो नहीं, और मेरे हाथ की उंगलियां घुटनों तक, मेरे पैर, पैर के अंगूठे, उंगलियां, गिट्टे, गोडे, घुटने, ये सब चेक करी उसने वीडियो कॉल पे। बॉडी देखी, मतलब कि मैं सही हूँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुझे 1 हफ्ता वेट करने को कहा, और फिर मुझे वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जॉब ऑफर लेटर जिसे कहते हैं। तो भाई साहब 30-35 पेज का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मेरे तो पाँव जमीन पे नहीं लग रहे थे। मैंने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर उन्होंने मैसेज किया कि आप एड्रेस भेजो, ये मेल पे कॉन्ट्रैक्ट आया पीडीएफ में, अभी आपको ओरिजिनल भी आएगा कुरियर से। तो मैंने एड्रेस भेज दिया अपने रूम का जहाँ रहता था, अकोमोडेशन का, तो मेरे को 4-5 दिन में कॉन्ट्रैक्ट कुरियर से भी आ गया। दोस्तों अब शुरू होती है असली कहानी। इसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि हमें आईडीपी चाहिए, यूए की, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अब मेरे को दोस्तों ये नहीं पता था कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है इंटरनेशनल। मैं तो यही समझता था कि जो दुबई वाला लाइसेंस है वो इंटरनेशनल है, मगर तब पता चला दुबई वाला तो ओमान और सऊदी में भी नहीं चलता, इंटरनेशनल लाइसेंस और होता है। खैर मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सर्च किया। अबू धाबी में हमदान स्ट्रीट है, वहाँ गया, इजिप्ट का लड़का था, उसका नंबर मिला, वहाँ गया, पूछा, आरटीओ ऑफिस में गया, उधर ट्रांस में गया, बहुत जगह गया। उसने बोला कि हम 179 दिरहम लेंगे और आपका लाइसेंस लेंगे, फोटो सिग्नेचर, आपका लाइसेंस 5 मिनट में बना देंगे। मैं बहुत खुश हो गया। उसने मुझे कॉफ़ी पिलाई, लड़का था 24-25 साल का, ठीक है। और जब मैंने उसको बताया वो भी एग्री हो गया, यार बोलता है पाजी मेरा भी अप्लाई कर देना। तो इंग्लिश उसकी भी ठीक ठाक थी मेरी तरीके से। चलो दोस्त बन गया। उसने मुझे लाइसेंस दिया, पासपोर्ट जैसी कॉपी थी, 8-10 पेज थे। जब मैंने उसको देखा तो उसमें ना एक बॉक्स बना हुआ था, ध्यान से समझना, अभी वीडियो कॉल दूसरे तरीके की, मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब उसमें 5 बॉक्स बने हुए थे, उसमें लिखा हुआ था ए कैटेगरी मतलब बाइक, बी कार, सी वैन, डी बस, और ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर मतलब ट्रेलर। तो मुझे डी जो कैटेगरी है, डी फॉर डॉग, उस पर टिक करवानी थी, मगर उसने टिक किया बी पे, बी फॉर बॉय यानी कि कार, क्योंकि मेरे पास दुबई का कार का लाइसेंस है। वो लाइसेंस जब मैंने स्कैन करके उनको भेजा तो वो बोलती ये तो बी लिखा है, इसमें डी चाहिए। अब फिर वहाँ पे कैसेट उलझ गई। मैं उसको फिर बोला, वो बोलता तुम्हारे पास कार का ही लाइसेंस है दुबई का, तो मैं कार का ही लिख सकता हूँ, मैं बस का नहीं लिख सकता। अब दोस्तों उसमें कैसेट उलझ गई, क्योंकि उसके बिना होना नहीं था आगे का प्रोसेस, और मैं भी नया था, जब पता नहीं था। मैंने उसको पैसे भी ऑफर किए पर वो नहीं माना। बहुत दिन ऐसे गुजर गए, मैं बहुत परेशान था, बहुत सर्च किया, बहुत जगह से पूछा। सर्च करते 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 मुझे एक इंटरनेशनल लाइसेंस की वीडियो मिली और एक साइट मिली। मैंने उस साइट पे गया, उस साइट का नाम था ITCA करके ऐसे। तो मुझे एक आदमी ने बताया, कुछ सर्च किया, कुछ मेरी यूके वाली फ्रेंड ने बताया, मैंने उस पर दोस्तों अप्लाई कर दिया। 40-50 यूरो का खर्चा था। उन्होंने क्या किया, मेरा इंडिया का लाइसेंस लिया, फ़ोटो ली, डेट ऑफ बर्थ ली, एक सिग्नेचर लिए स्कैन करके मेरे से,
फीस ली और मेरे को तुरंत मेल पे सॉफ्ट कॉपी भेज दी और बोलते हैं हार्ड कॉपी 4 दिन में आपके पास पहुंच गई। उस वही हुआ दोस्तों, 4 दिन में कुरियर से मेरे पास मेरा लाइसेंस पहुंच गया, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। किसी और वीडियो में वो आपको दिखा भी दूंगा। वो कैसा होता है दोस्तों, पासपोर्ट जैसा होता है, वाइट पेज का जैसा पासपोर्ट ऐसी कॉपी होती है। पासपोर्ट की पहली कॉपी जिल्द की होती है, हार्ड होती है। वो हार्ड नहीं थी, 10-12 पेज थे। एक में सिग्नेचर थे, मेरी फोटो थी, डेट ऑफ बर्थ थी, लाइसेंस था और नीचे कैटेगरी वही लिखी हुई थी ABCDE। उसने B और D पे स्टैंप करी हुई थी, मार्क किया हुआ था कि D कैटेगरी भी चलाता है, इसका मतलब मैं बस चला सकता था। तो मैंने जब ये भेजा तो भाई वो खुश हो गई, बोलती ओके। फिर उसने मांगी दोस्तों PCC दुबई की। अब PCC में फिर कैसेट उलझ जानी थी क्योंकि मुझे PCC नहीं पता। चलो 2-4 बार पूछा तो एक MOI करके एक ऐप आता है, उससे अप्लाई करा, मेरे को पता नहीं चला। फिर मैं कैफे में गया, उसने 70 दिराम लिए, 50 दिराम शायद फीस थी, ऐसे करके तो उसने अप्लाई कर दी मेरी PCC दुबई की। तो मेरी PCC सुबह 4 बजे मेरे फ़ोन पे मेल आ गई थी। मैंने प्रिंट निकाल के उसको दिया। अब वो बोलती है कि तुम्हारी इंडिया की PCC भी चाहिए क्योंकि तुम दुबई में उससे पहले इतने साल इंडिया में रहे हो, कहीं इंडिया में तो नहीं तूने कोई आदमी का मर्डर किया। अब वहाँ फिर दोस्तों कैसेट उलझ गई क्योंकि इंडिया से मैं यार कैसे PCC करवाता। चलो पता किया वकील से, इधर उधर से बहुत भागदौड़ करी तो मेरी फैमिली ने मेरे बिहाफ पे अप्लाई कर दिया। अब इंडिया का यार आपको पता ही है सिस्टम कैसा, पैसे वैसे खा के 15-20 दिन महीना लगा के चलो रोते बिलखते मुझे वो भी PCC मिल गई। अब ये बोलती है कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी आ गया, PCC भी आ गई। अब दोबारा से स्टेटमेंट और सैलरी दो और एक लेटर होता है, एक एक्सपीरियंस लेटर, कवर लेटर, यूरोपा CV, एक होता है रेफरेंस लेटर। मुझे रेफरेंस लेटर चाहिए। अब रेफरेंस लेटर का किसी को पता नहीं था, मुझे भी नहीं था और मुझे बहुत देर बाद पता चला कि ये लोग रेफरेंस लेटर किसको बोलते हैं। आपको अगर पता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा रेफरेंस लेटर क्या होता है। आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताना कि रेफरेंस लेटर क्या होता है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने मुझे जो भेजा था, उसके बाद इन्होंने मुझे वो जो कॉन्ट्रैक्ट था बोला कि उसको साइन करो, पढ़ो, स्टडी करो, उसको 2-3 फॉर्म थे फिल करो और मुझे कुरियर कर दो। जब मैंने वो करके फिर कुरियर किया विद ये डॉक्यूमेंट जो बता रहा हूँ मांगे, वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास 10-12 दिन पड़ा रहा। तो मेरा शायद 150 दिराम यूरो बोलता था, सॉरी बीच में 150 दिराम लगा था कुरियर का। मगर 3-4 दिन बाद मेरे को दुबई से कॉल आ गई, बोलते डॉक्यूमेंट आपके यहाँ हैं, आपके डॉक्यूमेंट नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्या पता यार, दुबई वाले बड़े सियाने हैं। हमारे इंडिया में तो कुछ भी कहीं भी भेज दो, कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। वो बोलते हैं हमें क्या पता आपने कौन से डॉक्यूमेंट भेजे हैं, कहीं हाँ हमारे कंट्री की कोई सीक्रेट बात होगी तो। उसमें फिर मेरी ID और पासपोर्ट, ईमेल ID और फ़ोन नंबर फ्रंट पेज पे लिया मेरे से कलर और मेरे लिफाफे पे लाया, फिर मेरा कुरियर गया। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों डॉक्यूमेंट थे, ठीक है जी। उसके बाद मुझे जब पता चला कि मेरा कुरियर पहुंच गया है, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपके डॉक्यूमेंट तो मिल गए हैं, आपकी इंटरव्यू भी हो गई है, ठीक है। अभी इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट थे जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। सबसे ज़्यादा था बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और PCC। फिर उन्होंने मुझे बोला कि इंडिया का जो लाइसेंस है आपका, उसकी एक ट्रांसलेट होती है, एक एक्सट्रैक्ट होता है। अभी तो कुछ लोगों को शायद पता होगा, कमेंट करके जरूर बताना आपको एक्सट्रैक्ट पता है और ट्रांसलेट पता है। अब साला वो क्या बला थी मुझे नहीं पता था दोस्तों, ठीक है। और अभी तक जब मेरी वहाँ बात होती थी, अच्छा अभी तक जो बात होती थी वो एक लेडीज से होती थी। इसके बाद उसने अपना नंबर बोल दिया कि अब तुम, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, अब तुम इस लेडीज से बात करोगे। तो उसने दूसरा नंबर दे दिया, पहले वाली लेडीज को मैंने बात करना, मेल करना बंद कर दिया, ठीक है जी।
क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप उनका कुछ रूल होगा ना। उसके बाद मैंने वो लाइसेंस का पता किया इंडिया में, तो वो बोलते हैं कि ऐसा है, ये है। उनको गधों को पता ही नहीं है कुछ चीज़ों का कि क्या है क्या नहीं। और जब मैंने पहले ड्राइविंग लाइसेंस आईटीपी इंडिया से बनवाने की कोशिश करी थी, तो वो बोलते थे कि आईटीपी तब बनेगा आपका जब आपका वीज़ा और टिकट होगी। अब तब मेरे पास ना वीज़ा था ना टिकट थी, तो कैसे मिलता। और ज़्यादातर मुझे ये पता चला गुरदासपुर में कि उनको पता ही नहीं, उन्होंने आज तक किसी को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दिया ही नहीं है। किसी को नहीं पता था पूरे ऑफिस में, सब गधे ही चूतिए ही बैठे हुए थे। खैर फिर दोस्तों उन्होंने पैसे खाए, परेशान किया कुछ दिन। लड़का बेचारा जाता रहा, मेरा कज़न भी जाता रहा, उसका लड़का भी। और फिर उन्होंने पैसे वैसे खा के मेरे को कलर फोटो स्टैंप लगाकर 2-3 पीडीएफ भेज दिए। आपको देखने के लिए चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा आपको। उसमें लाइसेंस की ही डिटेल होती है, तो उससे मेरे ख्याल से इनको ये पता चल जाता है कि लाइसेंस ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। उसमें सारी डिटेल होती है बस, क्योंकि ये लाइसेंस चेक नहीं करते, उसी से गैस कर लेते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैसा है। ठीक है दोस्तों, अभी तक मेरे कुल 3 महीने हो चुके थे और अभी तक ना तो उसने पैसे की बात करी थी, ना ही मैंने कोई पैसा मांगा था, ना ही उसने कोई पैसा लिया था। इसके बाद मैंने उसको बोला कि मेरा पासपोर्ट है। वो बोलती है अभी तुम एम्बेसी का एड्रेस दो, पासपोर्ट ऑफिस का, और तुम्हारा एम्बेसी में तुम अपॉइंटमेंट लो और तुम्हारे एड्रेस पे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे और एम्बेसी में जाओ और सबमिशन करो। तो मैंने उसको बोला कि मैं दुबई में हूँ, पासपोर्ट ऑफिस इसके पास है कंपनी वालों के, अगर इन्होंने कल को पासपोर्ट नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं पासपोर्ट लेके इंडिया भाग जाऊँ। वो बोलती है जैसा मर्जी करो, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, कहीं भी जा सकते। तो दोस्तों मैंने एक इमरजेंसी लीव लिखी फटाफट, तो मेरी कंपनी ने मना कर दिया। फिर मैंने अपने वकील से एक कहानी बनाई। सॉरी दोस्तों, एक बात भूल गया, इससे पहले इन्होंने एक लाइसेंस के साथ जो पासपोर्ट है उसका पूरा पेज का प्रिंट आउट मांगा था, पर वो मेरे पास नहीं था। तो मैं कंपनी में बड़े चक्कर लगाए। फिर कंपनी ने मेरे को क्या बोला कि किसी ड्राइवर की विटनेस डाल के तुम्हें पासपोर्ट मिल जाएगा, उसको स्कैन करके प्रिंट बना के जितने भी पेज होते हैं फिर वापस दे दो। तो इस तरीके से मैंने वो भी किया था, पूरे पासपोर्ट की कॉपी कलर में। ठीक है, वो चीज़ मैं भूल गया था। इसके बाद मैंने इमरजेंसी लीव लिखी और मैं वकील से कहानी बनाई कि इसका कोर्ट का कोई मसला है, इसका ज़मीन का झगड़ा है, इसकी तारीख है इस डेट को और इसको इमरजेंसी में आना ही पड़ेगा। तो भाई उन्होंने तुरंत मेरी छुट्टी दे दी और 7 आदमी होते हैं वहाँ पे छुट्टी मंजूर करके, और 7 ने अपना हिसाब बना दिया अलग अलग से। पहले के पास गया, उसने एक्सीडेंट देखा, फाइन देखे, लाइसेंस का पैसा सब हिसाब करके जो भी पैसे बनते थे थोड़े बहुत मेरे से लिए और मेरे को नील कर दिया। 7 के 7 के साइन हुए, लिखा कि अभी इसका कोई बैलेंस नहीं है। फिर उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया और भाई साहब जब पासपोर्ट मिला तो मेरे सांस में सांस आया। मैंने टिकट तो पहले ही कर ली थी, नहीं सॉरी पासपोर्ट लेने के बाद करी थी, टिकट करके उसी दिन अगले दिन मैं भाग आया इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे की कहानी शुरू होती है इंडिया से। तो उसके बाद जब मैं इंडिया में आ गया तो उन्होंने मेरे से एम्बेसी का एड्रेस मांगा, तो मैंने दिल्ली का एड्रेस दिया। तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था तब VFS ग्लोबल क्या होता है, ये वो सब सच्ची बात बता रहा हूँ। तो फिर मेरा उन्होंने अपॉइंटमेंट मैंने ली। तब माल्टा की किसी को माल्टा वाल्टा नहीं पता था, फ्री में अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। चंडीगढ़ की मेरी लांते मॉल में अपॉइंटमेंट मिल गई। ठीक है दोस्तों, मेरी अपॉइंटमेंट मिल गई मुझे माल्टा की, पर उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट मेल से भेजे, कुछ कुरियर कर दिए। अब दोस्तों उसकी चेक लिस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। जब मैंने पूछा, अब वो बोलते हैं कि तूने एम्बेसी के लिए एक तो कवर लेटर बनाना है, वही बोलती है मैडम ऑफिस वाली, और पासपोर्ट हो गया, और ये सब सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें कलर स्कैन करके फाइल बना के लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। मैंने बोला कि ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने सर्च किया ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस का इतना मेरे को पता नहीं होता था, मुझे नहीं समझ थी इतनी। तो मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस, कवर लेटर और जाने की और आने की टिकट नहीं करी थी, मुझे नहीं पता था। जब हम वहाँ पे गए बाकी डॉक्यूमेंट लेके, तो वहाँ थोड़ा रश था। जब मेरी बारी आई उसने मेरे डॉक्यूमेंट देखे,
तो वो बोलती है कि भाई तुम्हारी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, बाहर बहुत सारे ऑफिस हैं, वहाँ से ट्रैवल इंश्योरेंस करो, एक कवर लेटर नहीं है वो करो, और जाने की टिकट भी करो, तुम्हारे टिकट भी ज़रूरी है। तो चेकलिस्ट में लिखा हुआ था कि 30,000 यूरो की और 1 महीने की इंश्योरेंस, मगर वो मानते थे कम से कम 100 दिन की। तो मैंने 6 महीने की इंश्योरेंस करी 50,000 यूरो की, बोलते हैं डॉलर की करी, यूरो में होती नहीं है। तो 5-6 हज़ार की इंश्योरेंस हो गई, और ये कवर लेटर वगैरह डाल के उन्होंने 7-8 हज़ार रुपये मेरे से ले लिया। एक डब्बी टिकट बना दी मेरी जाने की, 3 चीज़ें बना दी। मैंने ये सब सबमिट किया तो उन्होंने 8,800 रुपया मेरे से लिया, 8800 रुपये, और मुझे स्लिप दे दी और बोला कि आपका पासपोर्ट जो है 15 दिन में आपके पास आ जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, मेरे से बात करी, ज़्यादा मेरे से कुछ भी नहीं पूछा। उसका शायद ये भी कारण था कि मेरे ड्रेस कोड अच्छी थी, तब मैंने इंग्लिश भी थोड़ी सीख ली थी और मैं अच्छी बात कर रहा था। वो हिंदी में पंजाबी में बात कर रहे थे। 22-23 साल की लड़की थी, उसने अच्छी तरीके से मेरे को समझाया। जो डॉक्यूमेंट मेरे पास कम थे उसने हेल्प करी बनाने में। दोस्तों मैं सबमिशन करके आ गया और 20-22 दिन गुजर गए, मेरा पासपोर्ट नहीं आया। मैंने जगह जगह बात करी, फिर मेरे को अमृतसर से कॉल आई कि आपका पासपोर्ट इधर है। मैं दोस्तों बाइक से गया, भागा। मैं तो गया आंधी तूफान की तरह, तोप से शूटे गोले की तरह मैं भागा। मैंने पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट की फ़ोटो दिखाई, आधार कार्ड दिखाया, उन्होंने पासपोर्ट दे दिया। ब्लू डार्ट पता नहीं ऐसी कुछ कंपनी थी, उसके पास था अमृतसर में कुरियर। दोस्तों मैंने खोल के देखा 4-5 पेज, तो मेरे को वीज़ा नहीं मिला कहीं भी, तो मेरे होश उड़ गए। काफ़ी पेज के बाद मैंने देखा तो उसमें वीज़ा लगा हुआ था। दोस्तों आप कल्पना कर सकते हो यार, गरीब आदमी इंडिया से दुबई से उठ के उसको यूरोप का वीज़ा मिल जाए, मैं कितना खुश था। मेरे को तो टैग होने वाला बचा। मैंने 2 ठंडी बियर ली और दोनों बियर गटक के बाइक से वापस आया घर। मैं कितना खुश था, मेरे पास शब्द नहीं, आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, 2 बियर गटक गई, ठंडी गर्मी के दिन थे, ठंडी बियर पी के ठीक ठाक सा मेरे को मतलब झूमता हुआ मैं घर पहुंचा, इतनी खुशी थी। चलो घर आया, फैमिली को भी बताया। अब बात थी शॉपिंग की, जाने की, और मैंने वीज़ा उनको मैसेज कर दिया। अब वो बोलती है कि तुम्हें दिन में यहाँ आना 10 से 5 माल्टा में उतरना, तुम्हें फिर ही बंदा रिसीव करने आएगा। अगर तुम इससे लेट आओगे तो वो तुम्हें रिसीव करने नहीं आएगा। अब इसमें भी कैसे उलझ गई, क्योंकि मैं उसी टाइम में जाना चाहता था। अब उस टाइम के बाद जाता तो वो रिसीव करने नहीं आता। मेरे को क्या पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं आना, मेरे पास तो एड्रेस भी नहीं था ना ही वो एड्रेस देती थी। वो बोलती तुम्हें आदमी लेने आएगा। अब दोस्तों मैंने कुछ सर्च किया थोड़ा बहुत, तो सामान का पता चला। चलो शॉपिंग वगैरह करी, जितना होता है बैग वैग लिए, तैयारी वगैरह करी अपनी सारी। और अब टिकट की दिक्कत थी, टिकट नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से दोस्तों मेरे को टिकट मिली दिल्ली से, अलीतालिया एयरलाइन की, दिल्ली से रोम, रोम से माल्टा। टिकट थी मेरी रात 12 बजे की, दिल्ली 12 बजे थी, और सुबह 7-8 बजे पहुंचनी थी रोम में, और 2 घंटे बाद 10 बजे रोम से फिर चलनी थी और 11 बजे माल्टा पहुंचनी थी। रोम से माल्टा इतना है जितना अमृतसर से दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, तो सब सही था। जब मैं दिल्ली में गया रात को, क्योंकि नया था, तो एयरलाइन वालों ने रोक लिया, अलीतालिया वालों ने। वो बोलते हैं, इंडियन थे हरियाणा के, बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट कम है, ये कम है, मतलब पैसे चाहते थे। मुझे पैसे की बात समझ में नहीं आई। 12-1 बजे तरले करके इधर उधर से कुछ और डॉक्यूमेंट देखे, ऐसे ही बस बहाना, फिर मेरे को जाने दिया। खैर फ्लाइट अच्छी थी, जहाज बहुत बड़ा था, सब कुछ अच्छा था, उनकी सर्विस भी बहुत शानदार थी। मैंने इतना बड़ा जहाज कभी नहीं देखा था। उन्होंने दारू 2 पैक दिए, खाना दिया, चाय कॉफी जो मर्जी, 2 बार खाना दिया। चलो पहुंचे हम। जब मैं वहां उतरा तो एक गलती हो गई, क्योंकि मैं नया था। जो मैंने लगेज रखा था, ना उन्होंने बताया ना मैंने बताया कि मुझे लगेज अमृतसर माल्टा में मिलना था या रोम में मिलना था। जब मैं वहाँ फ्लाइट से उतरा तो मैं जहाँ लगेज है वहाँ अपने लगेज ढूंढता रहा, क्योंकि नया था और कहीं इतना बड़ा एयरपोर्ट था, दिल्ली से भी बड़ा एयरपोर्ट है रोम का, मेरे को पता नहीं चले। जब मैं ढूंढ के बिल्कुल नहीं मिला, जब मैं उसी फ्लाइट को ढूंढ के पहुंचा अपनी फ्लाइट के काउंटर पे, वहाँ पता चला तुम्हारी फ्लाइट तो अभी उड़ चुकी है। भाई मेरी फ्लाइट निकल गई। अब मैं ज़्यादा परेशान।
उधर से क्या हुआ कि जो आदमी था, क्योंकि ये इंडिया का टाइम था, उधर के टाइम का फर्क था, वो आदमी मेरे को एयरपोर्ट पे वेट करके मेरे इंतजार, और जब मैं नहीं पहुंचा तो वो घर भाग गया और वहां पे मेरे लिए सामान और मैसेज छूट गया। उनका भी वहां पे ऑफिस था। चलो मैंने कहीं से वाईफाई लेके मैडम को मेल करा मेरी टिकट, तो उसने बोल दिया कि घबराओ नहीं, तुम ऐसे ऐसे जाओ, वहां पे तुम्हें तुम्हारा सामान मिल जाएगा, उसमें सब लिखा हुआ है। मैं अली तालिया के काउंटर पे गया तो मैंने बोला ऐसे ऐसे, तो उसने मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाया, बड़ा अच्छा इंग्लिश में बात करी, अच्छी लड़की थी। उसने मेरे को तुरंत टिकट और बोर्डिंग पास दे दिया, सॉरी फील किया कि हमारी गलती से आपकी टिकट छूट गई है, और तुरंत माल्टा में फोन किया कि इस फ्लाइट में ये बैग है और ये बैग इनका है, उसको संभाल के रख लेना। चलो दोस्तों, मैं इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके साथ भी हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना इन चीज़ों का। माल्टा पहुंचा तो वो मेरा बड़े वाला बैग वहाँ नहीं था। मैंने लॉस की रिपोर्ट लिखी, छोटा हैंड बैग लिया और मैं आ गया वापस। एक चीज़ और बता दूं, अली तालिया एयरलाइन की खास बात जो मेरे को भी नहीं पता थी कि अली तालिया एयरलाइन में 23 + 23 किलो के 2 लगेज जा सकते हैं, 46 किलो, और 7 किलो हैंड बैग में जाता है। तो आप 53 किलो वेट लेके जा सकते हो उस एयरलाइन में। अच्छी एयरलाइन है, इटली की है, अभी उसका नाम भी शायद बदल दिया है। ओके, मैं माल्टा पहुंचा तो वहाँ पे वो नहीं था, मैं तो समझ ही गया था, मेल से पता चल गया था। उनका ऑफिस एक काउंटर बना होता है, जैसे टैक्सी का काउंटर, ऐसे माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं वहाँ गया तो वहाँ हल्का सा लड़का था, 17-18 साल का। मैंने टूटी फूटी इंग्लिश में पूछा तो वो बोला ओके ओके। उसने एक मुझे बटन वाली जैसे प्लास्टिक की फाइल होती है ना, मोटी सी ऐसी फाइल दी, तो उसके ऊपर स्टिकर से मेरा नाम लिखा था, वेलकम किट लिखी थी, उसमें बहुत सारे पेपर थे और 2-3 कार्ड भी थे अलग से, और उसमें कुछ लिखा हुआ तो नहीं था। जब मैंने उसको समझा तो एक में लिखा हुआ था कि आपको इस होटल, इस बिल्डिंग में आना है, आपको टैक्सी मिलेगी या बस से आ जाओ अगर मैं लेट हूँ। तो मैंने उससे पूछा, उसने बताया कि पता नहीं कौन सी TCX ऐसे करके बस लो, इतना नंबर वहाँ पहुँच जाओ। मगर मैं डर रहा था। 28 यूरो में मैंने टैक्सी करी, फ्रांसिस नाम का लड़का था और वो मुझे मेरे बिल्डिंग तक छोड़ के आ गया। अब जब बिल्डिंग में गया तो मेरे से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, क्योंकि मैं उसको नॉक कर रहा था, नॉक कि कोई आएगा, मगर वहाँ नॉक करना इंडिया की तरह थोड़ी कोई भी नहीं होता। मैं जब एक और आदमी आया, फिर काफ़ी देर खड़ा रहा, बाहर एक आदमी आया, उसने ऐसे दरवाज़ा खींचा, खोल के अंदर चला गया, तो मेरे को पता चला यहाँ तो कोई भी नहीं, खुद से खोलना पड़ेगा। फिर मैं भी वहाँ पे ऐसे कार्ड एक्सेस करूँ। चलो जी, अंदर गया। अंदर एक साउथ इंडियन आदमी था, वो 1-2 दिन पहले ही आया था, उससे बात हुई और मैंने खाने वाने का पूछा। अभी रात 8-9 बज गए थे मेरे उधर के। जब मैंने उससे पूछा, वो बोलता साथ में एक होटल है, वो भी होटल का नाम बेला विस्टा था, मेरी बिल्डिंग का नाम भी बेला विस्टा था। ये बेला विस्टा स्वीट थी, वो बेला विस्टा होटल था। उसमें गया अंदर, डरते डरते, तो उधर म्यूज़िक सा चल रहा है, सब लोग। तो एक जैसे शादी होती ना, शादी की तरह एक काउंटर लगा हुआ है, जैसे उसमें सब सामान होता है। तो मैंने बोला मैंने खाना खाना है। वो बोलता है 10 यूरो का खाना मिलेगा। बाद हमने ये जहाँ पे हमारी कैसेट उलझी हुई थी वो सब किया रूम में, और मैं उस होटल में गया। उस होटल में जाके जब मैंने बात करी, उसने बताया 10 यूरो में। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कोई आ गया था तो इसलिए गाड़ी में मैंने फिर थोड़ा जूम किया था, पॉज किया था। जब मैंने खाना देखा तो साला उसमें कुछ खाने लायक है ही नहीं था। छोटे से चावल थे और सब आइटम मेरे, सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या था, मीट वगैरह कितना था, बीफ भी था उसमें, बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी, पूरे बर्तन भरे हुए थे, नीचे आग चल रही थी जैसे शादियों में होता है, मगर हमारे खाने की कोई आइटम नहीं थी। उसने मेरे को एक ड्रिंक दिया, जैसे लिम्का होता ना, ऐसा ड्रिंक था, मतलब बिल्कुल मीठी और अच्छी शराब थी, जैसे खांसी की दवाई होती है ऐसे। तो उसमें ठीक ठाक सा हो गया एक में, क्योंकि थका हुआ था, भूखा था, 24-25 घंटे का ट्रैवल था।
फिर मैंने थोड़े से चावल देखे, कनी वाले टोटा चावल थे और जैसे दाल, पता नहीं मादरचोद क्या खाते हैं। तो चलो मैंने काम चलाया। अगले दिन दोस्तों हमने सिम खरीदी, वहाँ से बिना आईडी के सिम मिल जाती है, मैं और मेरे दोस्त ने, और हम लोग, हाँ अगले दिन मेरे रूम में तीसरा आदमी भी आ गया, वो नेपाल से था। हम 3 लोग हो गए, वो भी हमारी कंपनी में था, मगर जो पहला 5 मिनट की होगी बढ़िया। हाँ